हाय, दिस इज विनय कुमार, दिस इज हिस्टोरी। चाणक्य को उनका मौका मिल ही गया था। उन्होंने अपना भेष बदला और उन रसोइयों की टोली में शामिल हो महल के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन राज दरबार तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंदर एक द्वार पर खड़े कुछ सैनिकों ने सबसे आगे चल रहे रसोइयों को रोककर पूछा, कितने लोग हैं आज? उन्होंने जवाब दिया, आज भी 10 लोग हैं। ये सुनकर एक सैनिक ने गिनती शुरू कर दी। तभी चाणक्य का दिमाग तेजी से चलना शुरू हुआ। उन्हें जल्दी से कोई उपाय ढूंढना था, नहीं तो वो पकड़े जाते। जिस तीव्रता से उनका दिमाग चल रहा था, उसी तेजी से उनकी नजर इधर उधर घूम रही थी। इधर सैनिकों की गिनती 6 तक पहुंच चुकी थी। तभी चाणक्य की नजर एक फूलदान पर पड़ी। उन्होंने चालाकी से उस फूलदान को गिरा दिया। ये देख कतार में खड़े रसोइये उस फूलदान को उठाने में एक साथ झुंड में हो गए। सैनिक की गिनती बीच में रुक गई और इस मौके का फायदा उठाकर चाणक्य वहां से अपना रास्ता बदल दिया और निकल गए राज दरबार की खोज में। वो एक जगह रुककर उन्होंने अपना भेष बदला और कुछ ही देर में वो राज दरबार के अंदर थे। लेकिन ये क्या, राज दरबार में कोई राजसभा नहीं, बल्कि बाहर से आई सुंदरियों का नृत्य चल रहा था। धनानंद नशे में चूर सुंदरियों के साथ नृत्य से आनंद ले रहा था। अचानक उसकी नजर मैली धोती पहने ब्राह्मण पर पड़ी और वो गुस्से में बोला, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? नृत्य रुक गया। चाणक्य ने अपने हाथ जोड़े और बड़े ही शांत भाव से कहा, प्रणाम महाराज, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं। धनानंद को चाणक्य का यूं आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने अपने गुस्से को शांत करते हुए थोड़े नरम भाव से कहा, प्रणाम आचार्य, पर ऐसी क्या वजह थी जो आप बिना बताए आ गए? चाणक्य बोले, मैंने द्वारपाल को संदेश दिया था। लेकिन तभी उनकी बात को काटते हुए धनानंद ने कहा, तो अगर द्वारपाल ना बोलेगा तो आप ऐसे बिना बताए चारों ओर से अंदर चले आएंगे? कहाँ गई आपकी शिक्षा? चाणक्य बोले, मैंने द्वारपाल को संदेश दिया था। लेकिन तभी उनकी बात काटते हुए धनानंद ने कहा, तो अगर द्वारपाल ना बोलेगा तो आप ऐसे बिना बताए चोरों की तरह अंदर चले आएंगे? कहाँ गई आपकी शिक्षा? चाणक्य गंभीर भाव से बोले, इस अपराध के लिए क्षमा महाराज, लेकिन मेरा आपसे मिलना अत्यंत आवश्यक था। धनानंद ने अपने आसन पर बैठते हुए कहा, ऐसी भी क्या बात करनी है आपको जो आप थोड़ी प्रतीक्षा भी नहीं कर सके? हम भी तो जरूरी काम कर रहे हैं। आपका भाग्य अच्छा है कि हम ब्राह्मणों को नहीं मारते, वरना अब तक ये शीश धरती पर होता। ये कहते हुए राजा धनानंद ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब जब इतना साहस दिखा ही दिया है तो बताइए क्या बात करनी है आपको? चाणक्य चिंतित भाव से बोले, गांधार के राजा आम्बी ने मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है। उसको रोकने के लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा और मैं इसी विषय पर चर्चा करने आया हूं महाराज। तभी धनानंद ने चाणक्य को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा, आपको चर्चा करनी है ना? आपको चर्चा करनी है ना? तो यहाँ पास में आकर कीजिए चर्चा। चाणक्य असमंजस में थे, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उनके पास चले गए। चाणक्य के पास आते ही धनानंद ने कहा, अपने घुटने पर बैठ जाइए। चाणक्य ने इस अपमान को सह लिया, क्योंकि उस समय उनके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रजा और देश की चिंता थी। वो अपना स्वाभिमान त्याग वहीं घुटनों के बल बैठ गए। वो बैठे ही थे कि धनानंद ने उनकी तरफ गुस्से में देखा और कहा, यह है तेरी औकात? अब तू मुझे सिखाएगा कि राज्य कैसे चलाना है, कैसे सुरक्षा करनी है? अब तू बताएगा मुझे कि अपने राज्य का विस्तार कैसे करना है? 2 कौड़ी का शिक्षक, तो चुपचाप अपना काम कर। युद्ध के बारे में सोचना और लड़ने का काम हमारा है, समझा? यह सुनते ही चाणक्य बोले, क्षमा महाराज, मेरे शिक्षा ने मुझे यही सीख दी है कि राज्य जितना आपका है उतना ही हम सबका है। मैं तो अपना कर्तव्य समझ आपसे मदद मांगने आया था। केवल आप ही हैं जो सिकंदर को रोकने का सामर्थ्य रखते हैं। धनानंद गुस्से में खड़ा हो गरजा, हमें अपने सामर्थ्य का ज्ञान है और जब सिकंदर मगध पर आक्रमण की सोचेगा तो हम उससे निपट लेंगे।
सीमा सुरक्षा राजा का नहीं बल्कि सैनिक का कार्य है। अब इससे पहले कि हमसे कोई भूल हो जाए, तुम एक ब्राह्मण हो, जिस गति से आए थे उस गति से बाहर निकल जाओ। चाणक्य ये अपमान सह नहीं पाया और धनानंद की आंखों में आंखें डालकर बोला, निकल जाऊंगा महाराज, परंतु अगर आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तो एक ब्राह्मण को तक्षशिला से चलकर नहीं आना पड़ता। राज्य का कर्तव्य दुर्बलों की रक्षा करना है, ना कि उन पर अत्याचार करना। और मगध की दशा देख मुझे इतना आभास तो हो गया है कि हमें शीघ्र ही संपूर्ण भारत सिकंदर को भेंट स्वरूप दे बैठेंगे। यह सुनते ही धनानंद का पारा आसमान चढ़ गया और उसने चाणक्य को जोर से लात मार के नीचे गिरा दिया। सैनिकों को आवाज लगाते हुए कहा, ब्राह्मणों का मान अपमान इस चोटी में होता है ना, इस दरिद्र ब्राह्मण को उसकी चोटी से खींचते हुए बाहर ले जाओ। सैनिकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और चाणक्य को चोटी से खींचते हुए द्वार की तरफ ले जाने लगे। द्वार तक पहुंचने से पहले चाणक्य ने उन सबको एक जोर का धक्का दिया, जिससे सैनिक लड़खड़ाकर गिर गए। अब चाणक्य ने अपनी शिखा खोलनी शुरू की और गुस्से में उबलते हुए धनानंद की तरफ बढ़ते हुए गर्जना की, धनानंद, मुझसे भूल हो गई थी कि मैं तुझ जैसे पापी से उम्मीद लगा बैठा कि तू बचाएगा इस देश को। एक शिक्षक का, एक ब्राह्मण की शिखा का अपमान किया है तूने। इस शिखा की सौगंध मैं चणक पुत्र चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, आज यह प्रण लेता हूं कि जब तक तेरे और तेरे नंद वंश का सर्वनाश कर मगध की राजगद्दी पर एक योग्य राज्य को ना बिठा दूं, इस शिखा को नहीं बांधूंगा। यह बोल चाणक्य वहां तेजी से निकल गए। धनानंद उनकी बात सुनकर गुस्से में लाल हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अगर ब्राह्मण फिर से इस राज्य के आसपास भी दिखा तो इसका सर कलम करके बीच बाजार में लटका देना। धनानंद से मिले अपमान के बाद चाणक्य ने उसी दिन मगध को छोड़ दिया और उनके जीवन का लक्ष्य था कि एक अच्छे राज्य का चुनाव करना, जो दयालु हो, पराक्रमी हो, जो प्रजा के हित के बारे में सोचे और अखंड भारत का निर्माण करे।